सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय शादपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन बीए पार्ट थर्ड में प्रादेशिक भूगोल फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे। उसमें जो इकाई चौथी है, चौथी इकाई में दो देश हैं। एक इससे पहले आपको मैंने दक्षिण अफ्रीका करा दिया है और पिछले साल से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में नया देश जोड़ा है। अर्जेंटीना को हटा दिया गया है और अर्जेंटीना के स्थान पर दक्षिण अफ्रीका का देश लिया है ब्राजील। ये देखो दक्षिण अफ्रीका सिलेबस में लिया है उन्होंने और दक्षिण अफ्रीका में ही पहले आपका अर्जेंटीना चलता था और पिछले साल से ही आपका नया देश लगा दिया गया है। चौथी इकाई में है ब्राजील। पिछले साल से क्वेश्चन भी आए हैं ब्राजील के, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। इस साल आप लोग बीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, उनका चौथी इकाई में है। एक क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका का आएगा और एक क्वेश्चन आपका जो प्रेडिक्शन है उसमें ब्राजील का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर बन गया है ब्राजील। ब्राजील का पढ़ते हैं सामान्य परिचय और आज के जो इस वीडियो में अपन देखेंगे ब्राजील का सामान्य परिचय क्या है, ब्राजील का धरातल का स्वरूप किस प्रकार से। तो ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा देश है। ये देखो आप दिख रहा होगा आपको कि ब्राजील है, ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। जितने भी आपके देश में आपके ये दक्षिणी अमेरिका में, उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील। जनसंख्या में यह विश्व का 5वां बड़ा देश और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 6ठा बड़ा देश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व कौन सा देश है? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा देश और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से ये 5वां बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठा बड़ा देश है। विश्व में ब्राजील है, जनसंख्या की दृष्टि से 5वां और क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठा बृहत्तम देश है। इसका विस्तार, यदि विस्तार की बात करें तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये देखो ये 0 डिग्री है, ये ब्राजील वाला आपको दिख रहा होगा ब्राजील है। इस ब्राजील में ये 0 डिग्री से भी उत्तर की तरफ है, तो इसका जो विस्तार है ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आपका 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये देखो 30 लिख रखा है, दक्षिणी अक्षांश है, उससे भी नीचे है तो 34 तक। तो इसका जो ये विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ देखो ये 30 की लाइन है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, इससे उत्तर की तरफ है 5 डिग्री तक। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? इसका अक्षांशीय विस्तार है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये तो क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार इसका आपके 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। एवं जो इसका देशांतरीय विस्तार है वो 34 डिग्री, देशांतरीय विस्तार है 34 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 34 डिग्री जो ये वाला भाग है ये 34 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 74 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है।
तो अक्षांशीय विस्तार तो इसका हो गया है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार है ये 34 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर आपका 74 डिग्री 30 मिनट, ये 74 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, 34 से 74 74.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। ये इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं 34 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 74 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। ब्राजील का यदि क्षेत्रफल की बात करें तो ब्राजील का क्षेत्रफल है 85 लाख 14,879। 85 लाख क्षेत्रफल की बात करें अपन, क्षेत्रफल इसका है 85 लाख 14,879 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है इसका? क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा स्थान है। क्षेत्रफल की बात करें तो ब्राजील का क्षेत्रफल है 85,14,879 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यदि जनसंख्या की बात करें तो 207.7 मिलियन जनसंख्या है 207.7 मिलियन ब्राजील की जनसंख्या है। ब्राजील जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 207.7 मिलियन। यदि इसकी स्थिति की बात करें अपन तो ब्राजील है, ब्राजील के देखो उत्तर में इसके क्या है कैरेबियन सागर, इसके उत्तर में कैरेबियन सागर, ये कैरेबियन सी लिखा है। और पूर्व में चले तो यहाँ लिखा देखो ये अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है इसके पूर्व में है। और इसके उत्तर में है कैरेबियन सागर, इसके उत्तर में आप लिखें उत्तर में कैरेबियन सागर तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर। ये तो क्या है जलीय सीमा है। यदि इसके देखें अपन इसके उत्तर में है वो कैरेबियन सागर है तथा पूर्व में अटलांटिक महासागरों का विस्तार है। पूर्व में आपका अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और उत्तर में है कैरेबियन सी, ये लिखा है कैरेबियन सी। यदि इसकी स्थलीय सीमा की बात करें तो ये देखो ब्राजील है, ब्राजील का ये पूरा भाग है, ये स्थलीय सीमा है इसकी, जिसमें आप देखो ये गुयाना लिख रखा है, वेनेजुला लिख रखा है, कोलंबिया लिख रखा है, पेरू है, बोत्सवाना, बोलिविया है, आपका पैराग्वे है, अर्जेंटीना की सीमा लगती है, इस प्रकार के यूरोपीय की सीमा लगती है। ये जितने भी देश आपके हैं ये स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो ब्राजील के दो देश है दक्षिणी अमेरिका, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दो ऐसे देश हैं वो ब्राजील की सीमा के नहीं लगते हैं, स्थलीय सीमा के, बाकी सभी देश लगते हैं। एक देखो यहाँ लिखा देखो चिली, और दूसरा आपका देखो ये लिखा है इक्वेडोर और चिली की सीमा है वो ब्राजील के नहीं लगती है। बाकी दक्षिणी अमेरिका के जितने भी और देश हैं उनकी सभी की सीमा है वो ब्राजील के टच होती है, ब्राजील की लगती है। तो सीमा की बात करें अपने स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा है इसकी दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमा नहीं लगती है, बाकी सभी देश हैं जितने भी देश हैं दक्षिणी अमेरिका के उनके सबकी सीमा है वो ब्राजील के टच होती है, लगती है। तो इसकी स्थलीय सीमा है वो एक तो चिली, ये तो चिली देश है उसके नहीं लगती है, और एक इक्वेडोर, चिली और इक्वेडोर, इन दो देशों
देशों की सीमा है वो ब्राजील के नहीं लगती है। इसकी स्थलीय सीमा है वो चिली और इक्वेडोर को छोड़कर। ये देखो यहाँ तो चिली लिख रखा है, ये चिली, ये इसकी सीमा नहीं लगती है, और एक यहाँ इक्वेडोर लिख रखा है। इन दोनों के अलावा जितने भी देश आपके हैं उसमें अर्जेंटीना है, मुख्य रूप से पैराग्वे है, बोलिविया है, पेरू है, आपका कोलंबिया है, वेनेजुला है, गुयाना है। इन सभी देशों की सीमा है ये ब्राजील के उत्तर और पश्चिम और दक्षिण साइड से लगती है। तो इक्वेडोर, इसमें इसकी स्थलीय सीमा है उसमें चिली और इक्वेडोर को छोड़कर दक्षिणी अमेरिका के जितने भी सभी देश हैं उनकी सीमा है वो ब्राजील की सीमा बनाती है, ब्राजील की सीमा के टच होती है, मिलती है। ब्राजील में जो 22 राज्य हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और एक संघ क्षेत्रीय ब्राजीलिया स्थित है। तो इसमें क्या है, मुख्य रूप से जो ब्राजीलिया, ये देखो यहाँ पर लिखा है, इसके देश की राजधानी भी है ब्राजीलिया, ब्रासीलिया। क्या स्पेलिंग है देखो, ब्रासीलिया, ब्राजीलिया भी कहते हैं, ब्रासीलिया भी कहते हैं। देश की राजधानी है ब्रासीलिया। तो मुख्य रूप से क्या है कि ब्राजील में 22 राज्य हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक संघ जो संघ केंद्र क्षेत्र है, एक संघीय क्षेत्र, ब्रासीलिया भी कहते हैं और ब्राजीलिया भी कहते हैं। जो इसकी राजधानी भी है, स्पेलिंग ये है BRASILLIA, ब्रासीलिया। तो ब्राजील है, ब्राजील में 22 राज्य हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश है तथा एक संघीय क्षेत्र है ब्रासीलिया। देश की राजधानी है वो ब्रासीलिया है। ब्रासीलिया कहाँ है, देखो यहाँ लिखा है ब्रासीलिया। देश की राजधानी ये ब्रासीलिया है, देश की राजधानी है ये ब्रासीलिया है। तथा देश का सबसे बड़ा शहर है वो साओ paulo। देश का सबसे बड़ा शहर, देश का सबसे बड़ा शहर साओ paulo। ये देखो यहाँ लिख रखा है साओ paulo। ये देश का सबसे बड़ा आपका शहर है साओ paulo। देश का सबसे बड़ा आपका शहर साओ paulo है। यहाँ की राजधानी, आपकी राष्ट्रीय भाषा है वो पुर्तगाली है। राष्ट्रीय भाषा क्या है, पुर्तगाली। क्योंकि पहले पुर्तगाल का इसका अधिकार था, उपनिवेश था पुर्तगाल का, इसलिए यहाँ की जो भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है वो पुर्तगाली है। सबसे बड़ा शहर आपका है वो साओ paulo है। देश का साओ paulo, ये देखो यहाँ साओ paulo लिखा है, साओ paulo शहर है, सबसे बड़ा शहर है। ये देखो यहाँ लिखा है, बंदरगाह भी है पास में, साओ paulo। और रियो डे जेनेरो भी है यहाँ पास में, रियो डी जेनेरो है। ब्रासीलिया इसकी राजधानी है और सबसे बड़ा शहर आपका है साओ paulo। राष्ट्रीय भाषा है वो आपकी यहाँ की है वो पुर्तगाली है। थोड़ा सा इसका इतिहास के बारे में अपन जानते हैं। तो सन 1900 में ये इसका ब्राजील का जो इतिहास है, ब्राजील का इतिहास पढ़ने के लिए अपन एक बार थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री में चलते हैं। तो ब्राजील है ये 1500, सन 1500 में एडमिरल पेट्रो एल्वियर्सन
के ब्राल ने यहाँ पुर्तगाल का नियंत्रण स्थापित किया। सन 1500 में एडमिरल पेड्रो एलवियर्स के ब्राल सन 1500 में, यदि अपन थोड़े ब्राजील के इतिहास की बात करते हैं तो सन 1500 में एडमिरल पेड्रो एलवियर्स केब्राल ने यहाँ पुर्तगाल देश है, ये यहाँ पर देखो यूरोप का एक देश है पुर्तगाल, ये यहाँ से आके और यहाँ ब्राजील पे अपना अधिकार कर लिया इसने। सन 1500 में एडमिरल पेड्रो एलवियर्स केब्राल ने यहाँ पुर्तगाल का नियंत्रण स्थापित कर दिया। पुर्तगाल यूरोप का एक देश है, स्पेन के पास देखो ये दिखता है पुर्तगाल, तो यहाँ से भी पुर्तगाल का जो एडमिरल आया और उसने एडमिरल पेड्रो एलवियर्स केब्राल यहाँ आकर इसने पुर्तगाल का नियंत्रण स्थापित कर दिया, मतलब पुर्तगाल का अधिकार हो गया इस ब्राजील देश में। सन 1549 में ब्राजील को शाही उपनिवेश बनाया गया। सन 1549 में ब्राजील को उपनिवेश बना दिया गया, किसका? पुर्तगाल का शाही उपनिवेश बनाया गया। सन 1549 में ब्राजील को शाही उपनिवेश बनाया गया। यहाँ पाई जाने वाली जो लाल रंग की लकड़ी है पाउ ब्राजील, लाल रंग की लकड़ी पाई जाती है पाउ ब्राजील भी कहते हैं, ब्राजील भी कहते हैं। लकड़ी है लाल रंग, क्या है? लाल रंग की लकड़ी। इस लाल रंग की लकड़ी के आधार पर तो सबसे पहले यहाँ जो लोग आए उन्होंने यहाँ इस देश का नाम रख दिया ब्राजील। तो यहाँ पाई जाने वाली लाल रंग की लकड़ी है, लकड़ी का नाम है पाउ ब्रासील नाम की एक लकड़ी पाई जाती है के नाम पर प्रारंभिक जो खोजकर्ता थे, जो प्रारंभ में ब्राजील की जिसने खोज की थी, प्रारंभिक खोजकर्ताओं द्वारा इस देश को ब्राजील नाम दिया गया। प्रारंभिक जो खोजकर्ता थे उन्होंने इस देश का क्या नाम रख दिया? ब्राजील। प्रारंभिक खोजकर्ता ने इसका नाम क्या रख दिया? ब्राजील। अब क्या है, यहाँ लाल रंग की लकड़ी पाई जाती है पाउ ब्रासील। जो पाउ ब्रासील यहाँ पाई जाने वाली लाल रंग की लकड़ी है पाउ ब्रासील के नाम पर प्रारंभिक जो खोजकर्ता द्वारा इस देश को ब्राजील नाम दिया गया। 1808 में पुर्तगाल का राजा क्या हुआ? 1808 में जो पुर्तगाल का राजा था, पुर्तगाल का राजा 1808 में पुर्तगाल का राजा जोआजो ये सस्टन था। जोआजो सस्टन 1808 में पुर्तगाल का राजा जोआजो सस्टन ने जो जोआजो राजा था ने ब्राजील में शरण लेकर रियो डी जेनेरो में अपना दरबार बनाया।
तो आपको बताया था कि साओ पोलो से थोड़ा सा अपन उत्तर की तरफ चलते हैं तो ये देखो यहाँ लिख रखा है रियो डी जेनेरो। तो सन 1808 में पुर्तगाल का राजा जोआजो सस्टन ने ब्राजील में शरण लेकर यहाँ रियो डी जेनेरो में अपना दरबार लगाया। सन 1820 में राजा जोआजो ने ब्राजील की जो सत्ता है वो अपने पुत्र को सौंपकर खुद पुर्तगाल वापस लौट गया। तो ये है क्या हुआ 1820 में ये राजा था, ये दोबारा क्या है ये वापस अपने देश पुर्तगाल लौट गया और अपने पुत्र को ब्राजील की सत्ता सौंपा। 1820 में राजा जोआजो सस्टन ने अपनी सत्ता जो ब्राजील की सत्ता थी वो अपने पुत्र को सौंपकर पुनः ये पुर्तगाल लौट गया। वापस क्या है ब्राजील से पुर्तगाल जो जोआजो सस्टन था ये 1820 में वापस पुर्तगाल चला गया और अपनी सत्ता थी वो अपने पुत्र को सौंपकर पुनः ब्राजील से पुर्तगाल चला गया। 1822 में जो ये पुत्र था इसका नाम था पेट्रो प्रथम। ये 1822 में पेट्रो प्रथम ये यहाँ का सम्राट बन गया। जोआजो सस्टन का पुत्र था पेट्रो प्रथम, ये 1820 में ब्राजील का सम्राट बन गया। इसके बाद में 1840 में इस पेट्रो का लड़का था ये यहाँ का शासक बन गया, पुत्र बन गया। इस प्लेटो प्रथम का जो पुत्र था इसके बाद में 1840 में प्लेटो प्रथम का पुत्र है ये सम्राट बन गया। लेकिन 1889 में क्रांति द्वारा इसको अपदस्थ कर दिया गया और 15 नवंबर 1889 को गणतंत्र ब्राजील है ये गणतंत्र राज्य बन गया, फेडरल रिपब्लिक ऑफ ब्राजील बन गया। तो क्या हुआ ये 1822 और 1822 के बाद में ये 1840 में इसका पुत्र दोबारा बन गया। फिर 1889 में यहाँ पर क्रांति हुई। 1889 में ब्राजील में क्रांति द्वारा जो ये इसका पुत्र था प्लेटो प्रथम का जो पुत्र था शासक था इसको अपदस्थ कर दिया गया और 15 नवंबर 1889 में ये ब्राजील गणतंत्र राज्य के रूप में बन गया। अब इसे क्या है फेडरल रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। सन 1800 जो निवासी है के बाद में इसे गणराज्य के रूप में जाना जाने लगा, फेडरल रिपब्लिक ऑफ ब्राजील कहा जाने लगा है। इस प्रकार से ब्राजील एक स्वतंत्र देश बन गया और ब्राजील दक्षिण जो अमेरिका है इस दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और ये विश्व का 5वां बड़ा और
क्षेत्रफलीय दृष्टि से छठा बड़ा देश। ब्राजील का धरातलीय स्वरूप, ब्राजील को 4 भागों में विभक्त करते हैं धरातलीय स्वरूप के आधार पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ब्राजील का इस बार धरातलीय स्वरूप किस प्रकार से है, कितने भागों में बांटते हैं। तो ब्राजील को मुख्य रूप से धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। गयाना का पठारी प्रदेश, ये ऊपर वाला उत्तरी भाग है, गयाना का पठारी प्रदेश है। 2 नंबर अमेजन बेसिन, 3 नंबर ब्राजील का पठारी भाग है और 4 नंबर है ब्राजील का तटवर्ती मैदानी भाग। इस प्रकार से ब्राजील है, ब्राजील को मुख्य रूप से जो धरातलीय स्वरूप के आधार पर, प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर, जो उसका फिजियोग्राफी है, और फिजियोग्राफी के आधार पर ब्राजील को 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला इसका भाग है गयाना का पठारी भाग। यह अमेजन बेसिन है, यह अमेजन बेसिन के उत्तर में स्थित है। इसका धरातल कटा फटा है। गयाना के पठारी प्रदेश के शुष्क भीतरी भाग को सर टाउ, जो भीतरी भाग है इस भाग को सर टाउ नाम से जाना जाता है, शुष्क भाग है। तो जो गयाना का पठारी प्रदेश के शुष्क भीतरी भाग को सरटाओ के नाम से जाना जाता है। लंबे समय तक शुष्क प्रकोप के कारण से इसमें सूखे, इस भाग को सूखे अकाल का भूभुज भी कहा जाता है। यहाँ अधिक जनसंख्या घनत्व है, यहाँ अल नीनो का प्रभाव रहता है और अल नीनो का प्रभाव के कारण से यहाँ प्राय सूखा रहता है और जिसके कारण से यहाँ गरीबी है, दरिद्रता की स्थिति है, ये बनी रहती है। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। जो गयाना है, ये गयाना देखो अमेजन बेसिन के उत्तर में स्थित है। अपन पढ़ रहे हैं गयाना का पठारी भाग। ये गयाना का पठारी भाग है, ये अमेजन बेसिन के उत्तर में स्थित है। पहली बात तो ये जो आपका गयाना का पठारी भाग है, ये अमेजन बेसिन, ये वाला भाग आपका है अमेजन बेसिन है, इसके उत्तर में स्थित है। यहाँ का धरातल कटाफटा है, यहाँ का धरातल गयाना का पठारी भाग है, इसका जो धरातल है ये कटा फटा है। यहाँ का धरातल है गयाना का जो पठारी भाग है, यहाँ का जो धरातलीय भाग है ये कटा फटा है। गयाना का पठारी प्रदेश है के शुष्क भीतरी भाग को, यहाँ ये भाग है गयाना का पठारी भीतरी शुष्क भाग, जो ये गयाना का भीतरी शुष्क भाग है, इस शुष्क भाग को सरटाओ, इस भाग को क्या कहते हैं, सरटाओ के नाम से जाना जाता है। ये भीतरी भाग है गयाना का, जो भीतरी प्रदेश है ये सरटाओ के नाम से जाना जाता है। इस भीतरी भाग को सरटाओ, सरटाओ के नाम से जाना जाता है। भीतरी भाग का शुष्क भाग है, इस शुष्क भाग को सरटाओ के नाम से जाना जाता है। लंबे समय तक शुष्क प्रदेश, शुष्कता का प्रकोप रहता है के कारण से यहाँ सूखे अकाल का भूभुज क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये क्षेत्र क्या बन गया, लंबे समय तक शुष्क रहने के कारण से, लंबे समय तक
सूखा शुष्क क्षेत्र होने के कारण से, शुष्क क्षेत्र होने के कारण से, सूखा पड़ने के कारण से इसे सूखा का बहुभुज नाम से भी जाना जाता है। ये भाग है आपका जो गयाना वाला पठारी भाग है, लंबे समय तक शुष्क प्रकोप के कारण से इसको सूखे का आकार का बहुभुज कहा जाता है। सूखे आकार का बहुभुज भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को सूखे आकार का बहुभुज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। इस क्षेत्र में क्या है? जनसंख्या घनत्व अधिक है। इस पूरे क्षेत्र में क्या है? जनसंख्या घनत्व अधिक है। अल नीनो का प्रभाव रहता है इस क्षेत्र में। अल नीनो प्राकृतिक प्रकोप है इस क्षेत्र में। यहाँ इस क्षेत्र में आपके अल नीनो का प्रभाव रहता है। अल नीनो के कारण से यहाँ शुष्कता बढ़ जाती है। अल नीनो के कारण से इस क्षेत्र में अल नीनो के प्रभाव के कारण से ये क्षेत्र प्राय सूखा पड़ता है। यहाँ सूखा पड़ता रहता है, सूखा पड़ता है। अल नीनो के प्रभाव के कारण से यहाँ सूखा पड़ता है। मानसून को कमजोर कर देता है अल नीनो, जिसके कारण से यहाँ सूखा पड़ता है। और सूखा पड़ने के कारण से क्या है कि इसे अकाल, सूखे का अकाल का बहुभुज भी कहा जाता है। अल नीनो का प्रभाव अधिक रहता है और अल नीनो के प्रभाव के कारण से ये भाग है पूरा सूखा पड़ता है, जिसके कारण से यहाँ इस क्षेत्र में क्या है? गरीबी और दरिद्रता, गरीबी और दरिद्रता, गरीबी और दरिद्रता का माहौल बना रहता है। लोग गरीब हैं क्योंकि पूरा क्षेत्र शुष्क रहता है। अल नीनो का प्रभाव रहता है, सूखा पड़ता है। सूखा का क्या इसको, इस क्षेत्र को बहुभुज कहा जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरा आपका क्षेत्र है ब्राजील का पठार, अमेजन बेसिन, दोनों में है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन गयाना का जो पठारी भाग है, इस गयाना के पठारी भाग से लेकर ब्राजील का पठार है, इन दोनों के जो बीच में है ये अमेजन बेसिन फैला हुआ है। ये जो ढलानदार भाग है, ये वाला भाग अमेजन बेसिन है, ये ढलानदार भाग है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी द्वारा ये क्षेत्र है, ये जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ है। यहाँ सघन वनीय क्षेत्र पाया जाता है, सघन वनों से ढका हुआ क्षेत्र है। यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु या विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। इसकी क्या विशेषता होती है कि उच्च तापमान पाया जाता है और वर्षा है, वर्ष भर वर्षा है, वो इस जलवायु की मुख्य विशेषता है। तो यहाँ इस क्षेत्र में क्या है कि पूरे वर्ष भर बरसात होती रहती है, तापमान अधिक रहता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है। ये दूसरा आपका भाग है। पहला आपका गयाना का पठारी भाग है। इस गयाना के पठारी भाग और ब्राजील के पठार के बीच में ये अमेजन बेसिन है। अमेजन बेसिन दुनिया की जो अमेजन नदी है, ये अमेजन नदी है, ये विश्व की आपकी दूसरी आपकी क्या है कि सबसे बड़ी, अपवाद दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। इस ब्राजील प्रदेश के भाग वाला जो बीच वाला भाग है, इसका अमेजन नदी है, ये ब्राजील का अमेजन बेसिन क्षेत्र बनाती है। तो ये गयाना का पठारी भाग है, गयाना का पठारी भाग है और ब्राजील के पठार, इन दोनों के बीच में यहाँ अमेजन बेसिन, अमेजन नदी है, उसका बेसिन फैला हुआ है। यह ढलानदार, ये क्या है? ढलानदार भाग है, अमेजन नदी का बेसिन है, नदी बेसिन है। ये पूरा भाग क्या है? अमेजन नदी का बेसिन है, ढलानदार क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र का ये जो भाग है, ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है पूरा क्षेत्र। तीसरी इसकी विशेषता है कि यहाँ ये पूरा क्षेत्र है
बरसात अधिक होती है, तापमान अधिक रहता है, इसलिए यहाँ सघन वनों से ढका हुआ है। सघन वन, सघन वनों से ढका है, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ये इनकी विशेषता, इस प्रदेश की विशेषता है। अमेजन बेसिन है, ये मुख्य रूप से क्या है कि गयाना का पठारी भाग और ब्राजील के पठार, इन दोनों के बीच में फैला हुआ है ये प्रदेश है। इसको कहा जाता है अमेजन बेसिन। अमेजन नदी है दुनिया की सबसे बड़ी अपवाद की दृष्टि से नदी है। ये यहाँ इस ब्राजील देश में अमेजन बेसिन का निर्माण करती है अमेजन नदी। और ये अमेजन नदी है, यहाँ बेसिन के निर्माण करने से यहाँ जलोढ़ मिट्टी द्वारा ये पूरा क्षेत्र है, ये अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र है, ये ढलानदार वाला क्षेत्र है और ये जलोढ़ मिट्टी है उससे निर्मित क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु है वो आपकी भूमध्य रेखीय जलवायु या विषुवत रेखीय जलवायु यहाँ पाई जाती है। यहाँ क्या है, भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु। इस जलवायु की क्या विशेषता होती है कि उच्च तापमान और वर्ष पर वर्ष इस पूरे क्षेत्र में क्या है, उच्च तापमान पाया जाता है और वर्ष भर वर्षा होती है। इस कारण से यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। इस पूरे क्षेत्र में क्या है, सघन वन पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, तापमान अधिक रहता है, वर्ष भर बरसात होती है आदि विशेषता के कारण से यहाँ ये क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। और पूरा क्षेत्र क्योंकि ये नदी है, यहाँ अमेजन नदी है जो जलोढ़ मिट्टी लेके आती है, उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, लेकिन बरसात की मात्रा अधिक होने के कारण से, तापमान अधिक होने से पूरा क्षेत्र है ये सघन वनों से ढका हुआ है। अगला आपकी जो तीसरा प्रदेश इसमें है ब्राजील का पठारी प्रदेश। ये 3 नंबर का ब्राजील का पठारी प्रदेश। ब्राजील का पठारी प्रदेश त्रिभुजाकार आकृति में है, त्रिभुजाकृति में है। तो उसकी क्या विशेषता है 3 नंबर की पठारी की, ब्राजील की पठार की, ब्राजील का पठार। इसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकृति में। ये ब्राजील का पठार है, ये त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है जो अमेजन बेसिन के, ये अमेजन बेसिन है, इसके आपके क्या है कि पूर्वी भाग में और आपका दक्षिणी भाग में। अमेजन बेसिन क्या है, ये अमेजन बेसिन है, इसका ये दक्षिणी भाग हो गया और पूर्वी भाग हो गया। तो ये है मुख्य रूप से एक त्रिभुजाकार आकृति में है। देखो इसकी आकृति किस प्रकार की है, ये त्रिभुजाकार है। ब्राजील का जो पठार है ये त्रिभुजाकार आकृति में है जो अमेजन बेसिन के दक्षिण में और पूर्वी भाग में, ये अमेजन बेसिन के दक्षिणी व पूर्वी भाग में स्थित है। ये अमेजन बेसिन के दक्षिण तथा पूर्वी भाग में स्थित उच्च, जो ब्राजील की उच्च भूमि है, ब्राजील की उच्च भूमि तक फैला है। ये मुख्य रूप से ब्राजील का जो उच्च भूमि वाला क्षेत्र है वहां तक इसका विस्तार है, ये पाया जाता है ब्राजील के पठार का। ये मुख्य रूप से अमेजन बेसिन के दक्षिण और पूर्वी प्रदेश में ब्राजील की उच्च भूमि तक फैला हुआ प्रदेश है। यहाँ प्राचीन ये भाग है, ये प्राचीन गोंडवाना भूखंड का एक भाग है। ये प्राचीन गोंडवाना भूखंड का एक भाग है। जो ये ब्राजील का पठार है ये गोंडवाना में है।
गोंडवाना का प्राचीन भूखंड है। यह प्राचीन गोंडवाना भूखंड का ही एक भाग है। ब्राजील का तटीय मैदान है। ये ब्राजील का तटीय मैदान है। ब्राजील का तटीय मैदान इसको अंध महासागर से अलग करता है। तो बीच में क्या है इसके, ब्राजील का तटीय मैदान है, यहाँ पर क्या है, अंध महासागर, अटलांटिक महासागर है। तो अगला इसका पॉइंट है, ब्राजील के पठार को, ब्राजील का तटीय भाग, ब्राजील का तटीय मैदान, ब्राजील का तटीय मैदान, इसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर से महासागर से अलग करता है। तो ब्राजील का जो तटीय मैदान है इसको, ब्राजील का जो पठार है इसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर है इससे अलग करता है। ब्राजील का पठार का जो मुख्य भाग है, इसका जो मध्यवर्ती भाग है, ये अत्यधिक कठोर चट्टानों से निर्मित है। ब्राजील का जो ये मध्यवर्ती भाग है, अगला इसका पॉइंट है, ब्राजील के पठार का मध्यवर्ती भाग है, मध्य वाला भाग है, ये बीच वाला भाग है, ये अत्यधिक कठोर चट्टानों से निर्मित है। कठोर चट्टानों से, कठोर चट्टानों से निर्मित है। इस ब्राजील के पठार का जो बीच का भाग है, जो मध्यवर्ती भाग है, मध्य पूर्व का भाग है, मध्य पूर्व, कौन सा है, मध्य पूर्व, मध्य पूर्व का भाग है, ये मध्य पूर्व का वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये कठोर चट्टानों से निर्मित है। कठोर, कठोर चट्टान। जो मध्य पूर्व का भाग है, ब्राजील के पठार का मध्य पूर्व का भाग है, ये अत्यधिक कठोर चट्टानों से निर्मित है, अत्यधिक कठोर चट्टानों से निर्मित है। ये कौन सा, मध्य पूर्वी भाग। ब्राजील का पठार का जो मध्य पूर्वी भाग है, ये अत्यधिक कठोर चट्टानों से निर्मित है। खनिज संपदा की दृष्टि से ये पठार संपन्न है। खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न ये पठार है। ये खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न पठारी क्षेत्र है। इसका मध्य पूर्वी भाग कठोर है, और यदि खनिज संपदा की दृष्टि से देखकर तो ये पठार है, ये संपन्न है। इस पठार में अमेजन नदी है, उसकी अनेक सहायक नदियां हैं, वो इसमें से निकलती है। इससे अमेजन नदी की कई सहायक नदियां होती है, वो इससे निकलती है, इस पठारी भाग से निकलती है। तो अमेजन नदी है, उसकी अनेक सहायक नदियां हैं, वो यहाँ से निकलती है। यहाँ पराना है, यूरोपे है, साओ फ्रांसिस्को है, अरागोवा नदी है, इनका उद्गम क्षेत्र भी इसी पठारों से होता है। जितनी भी नदियां हैं, जैसे पराना नदी है, पराना, यूरोपे, पराना नदी है, यूरोपीय नदी है, इसके अलावा साओ फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को नदी है, पुराना नदी है, यूरोपीय नदी है, अरागोवा, अरागोवा। इन नदियों का उद्गम क्षेत्र है, वो भी क्या है आपका, ब्राजील का पठारी भाग है। ये मुख्य क्षेत्र है इसका, जहाँ क्या है कि पराना है, यूरोपे है, अरागोवा आदि नदियों का उद्गम इसी पठारी क्षेत्र से होता है। लास्ट में आपका चौथा है, चौथा भाग है ब्राजील का तटवर्ती प्रदेश। ब्राजील का जो तटवर्ती मैदानी भाग है, इसके अंतर्गत ब्राजील के पूर्वी भाग, ये ब्राजील का क्या है, पूर्वी भाग है, और इसमें अटलांटिक महासागर का जो तटवर्ती भाग है
उसको सम्मिलित किया जाता है। तो मुख्य रूप से क्या है कि ब्राजील का जो तटवर्ती मैदानी भाग है, चौथा भाग है इसका, ब्राजील का तटवर्ती मैदानी भाग, ये ब्राजील का चौथा भाग है, ब्राजील का तटवर्ती मैदानी भाग। ये देखो ये आकृति में है, जो इसके क्या है अटलांटिक महासागर का तटवर्ती क्षेत्र है, जो आपको उत्तर की तरफ अधिक चौड़ा है, पूर्व की तरफ जाएंगे तो इसकी चौड़ाई ही कम होती जाती है। तो ब्राजील का तटवर्ती मैदानी भाग है, इसके अंतर्गत ब्राजील के पूर्वी भाग, ये ब्राजील का पूर्वी भाग है, तो इसका जो तटीय भाग है, जो अटलांटिक तटीय भाग है, वो इसमें सम्मिलित किया जाता है, जो कि क्या है एक समतल मैदान है। ये पूरा भाग क्या है एक समतल मैदान है। इसका उत्तरी भाग है, ये क्या है पूरा समतल मैदान। पूर्वी इसका क्या है कि उत्तरी भाग है, ये क्या हो गया उसका उत्तरी भाग, और ये भाग है पूर्वी। तो उत्तरी भाग है ये अधिक चौड़ा है, और पूर्वी भाग है ये संकरा है। इस तटवर्ती मैदान में बड़े बड़े नगर स्थित हैं। इस जो यहाँ से लेकर इस तटवर्ती जो आपका क्षेत्र है, इसमें इस देश के जितने भी मुख्य बंदरगाह हैं, बड़े नगर हैं, वो सभी इसके क्या है तटवर्ती क्षेत्र में स्थित हैं। जिसमें फोर्टालीज, नाटाल, अराकुज, साल्वेडोर, विक्टोरिया, रियो डी जेनेरो, सेंटोस, मोटे वीडियो, ये जितने भी आपके क्षेत्र हैं वो सभी क्या है इसके तटवर्ती प्रदेश में नगर हैं, और जो बंदरगाह हैं वो सब इसका है इस तटवर्ती प्रदेश के, जो इस देश के जितने भी बड़े नगर हैं वो सभी इस तटवर्ती प्रदेश में स्थित हैं। तो इसमें फोर्टालीज है, फोर्टालीज नदी जो नगर है वो इस क्षेत्र में नाटाल है, नाटाल इस क्षेत्र में स्थित है। अराकाजू, सेंटोस, रियो डी जेनेरो, सेंटोस है, रियो डी जेनेरो है, आपका मोंटे वीडियो आदि इसे मुख्य जो बड़े नगर हैं वो सभी इसी तटवर्ती मैदान में स्थित है। उम्मीद करता हूँ आज आपको ब्राजील का एक सामान्य परिचय, ब्राजील के भौतिक भाग, ब्राजील के जो धरातलीय स्वरूप है, ब्राजील का जो प्राकृतिक भाग है, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। आप लोग वीडियो देखें, लाइक करें। आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।